Hello, my students. This is your mentor Shivam sir. So finally, RRB NTPC 2024 vacancy is out. This vacancy is only for undergraduate and graduate candidates. So चलो हम लोग स्क्रीन पे दिए गए नोटिफिकेशन हैंडआउट को चेक कर लेते हैं। एवरीवन, तो जैसे हमारे फैकल्टी ने अभी अभी आपको एक अनाउंसमेंट दिया है कि हाँ, ये बहुत एक बड़ा अनाउंसमेंट है कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जो है, हमारे रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने 5 साल बाद लगभग आफ्टर 5 इयर्स इन्होंने एक वैकेंसीज निकाला है कि आपका ग्रेजुएट एंड अंडर ग्रेजुएट बोथ। ठीक है, तो यही डिटेल नोटिफिकेशंस को एक बार हम देखेंगे अच्छे से कि कैसे फॉर्म फिलअप होता है, क्या क्या चीज़ें चाहिए होता है, क्या रिक्वायरमेंट होते हैं, एवरीथिंग। ठीक है, तो ये आपका नोटिफिकेशन आया है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स, एंड इट इज़ लाइक इसके पहले आपका आरआरबी जो है आपका 2019 में एक बार हुआ था, अभी लगभग 5 साल बाद दोबारा 2024 में होने वाला है। ठीक है, तो आगे चल के एक बार देखते हैं कि आपका इसका डिटेल नोटिफिकेशंस क्या है। एंड अच्छा, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि ये जो आपका है, आपका रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, ये वेरियस पोस्ट के लिए है और सब के सब ये आपका नॉन टेक्निकल जो जितने भी पॉपुलर कैटेगरीज हैं। और अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं बेसिकली ये आपके ग्रेजुएट लेवल के हैं, नॉन ग्रेजुएट के इसके बाद डिस्कस करेंगे। तो ये वाले वीडियो में पूरा एकदम ग्रेजुएट वाला पूरा साफ साफ देख लेते हैं क्या 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 चाहिए, क्या नहीं चाहिए, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, अच्छा, अभी इसके बाद अगर हम थोड़ा टेबल और ठीक है, अभी नोटिफिकेशंस के ऊपर थोड़ा बहुत अगर ध्यान दें तो यहाँ पे देखो, एक आपका है डेट ऑफ पब्लिशिंग। डेट ऑफ पब्लिशिंग कब आपका आरआरबी वेबसाइट में पब्लिश हुआ? ये पब्लिश हुआ था आपका 13 सितंबर आपका पब्लिश हुआ है। और बाकी जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ है वो आपका एकदम अगले दिन से स्टार्ट हो जाता है, जो कि है आपका 14 सितंबर। ठीक है, और ये जो पूरा रजिस्ट्रेशन फॉर्म ये क्लोज होंगे आपके 13 अक्टूबर को, मतलब पूरा 1 मंथ, अगर 1 मंथ या फिर 30 डेज या 1 मंथ तक। और टाइम कब तक है? 13 अक्टूबर 11:59 रात के, जबकि मतलब जैसे ही 12 बज जाएंगे ऑब्वियसली ये आपका 14 अक्टूबर हो जाएगा एंड उसके बाद आप एप्लीकेशंस को नहीं भर पाओगे। सिंपल मीनिंग ये है। अच्छा, अभी यहाँ पे तो दूसरा एक चीज लिखा हुआ है, देखो, डेट फॉर फीस पेमेंट आफ्टर द क्लोजिंग डेट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं है कि जब तक आपका 13 सितंबर से 13 अक्टूबर तक आप पूरा फॉर्म भरोगे और उसके बाद फिर एक दिन के अंदर 14 अक्टूबर से 15 अक्टूबर के अंदर आप फॉर्म का फीस भरोगे। नहीं, ऐसा नहीं है। आपका जैसे ही ये फॉर्म पूरा भरना स्टार्ट होगा 13 सितंबर से 13 अक्टूबर तक, तो फॉर्म फिलअप होते होते पहले फॉर्म तो फिलअप करोगे, फॉर्म फिलअप करते करते ही आपको ऐसे उसी के टाइम में आपको फीस भरना है। लेकिन अगर मान लो किसी ने इंसान ने ऐसे थोड़ा जो लेत लतीफ इंसान है वो अगर ये ढीठ बना दिखा के ये रख लिया कि नहीं मैं 13 अक्टूबर है तो 13 अक्टूबर में ही जाके मैं फॉर्म फिलअप करूंगा, तो हो सकता है कि उसका कि 13 अक्टूबर में खाली उन्होंने फॉर्म फिलअप किया है और उसका जो फीस उन्होंने 13 अक्टूबर में नहीं भर पाए, बिकॉज ऑफ ये सर्वर का बहुत सारा इश्यूज होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग अलग अलग जगह से, बहुत सारे लाखों बच्चे इस साल अप्लाई करेंगे, तो सर्वर कभी कभार डाउन हो जाता है कि उन्होंने उस टाइम में पेमेंट नहीं कर पाए, तो उनके पास खाली एक दिन बचेगा 14 अक्टूबर और 15 अक्टूबर। कितना टाइम तक? 15 अक्टूबर वही आपका 11:59, बस इतना बजे तक आपको ये पेमेंट का जो पूरा जो विंडो है ये खुला हुआ रहेगा एंड देन इट इज डन। ठीक है, उसके बाद कोई और चांस आपको मिलेंगे नहीं। अच्छा, अभी लास्ट पॉइंट यहाँ पे देख लेते कि डेट फॉर द मॉडिफिकेशन विंडो फॉर द करेक्शन इन द एप्लीकेशन विद द पेमेंट ऑफ मॉडिफिकेशन फीस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है कि मान लो कभी कभार क्या होता है, पूरा एक फॉर्म हम फिल कर देते हैं, वहां पे कुछ चीजें हमसे गलत फिलअप हो जाते हैं। इट्स ओके, ठीक है, हम ह्यूमंस है, फिलअप हो सकते हैं, गलत हो सकते हैं, गलतियां हो सकते हैं। तो इसी के लिए आरआरबी ने क्या किया, आरआरबी ने एक करेक्शन विंडो भेजा है कि ठीक है, एक करेक्शन विंडो रहेगा जो आपका 16 अक्टूबर से स्टार्ट होगा 25 अक्टूबर तक। इसके अंदर में आपको क्या करना है, दोबारा वो लॉगिन कीजिए आपके पोर्टल में, जो आपने पूरा जो फॉर्म भरा हुआ है एक एक चीज उसको एक बार दोबारा देखिए और वहां पे अगर कुछ गलती है उसको फाइनली करेक्ट कर दीजिए। करेक्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि लास्ट में जाके जैसे आपका ये हो गया, इसके बाद आप क्या करोगे, एग्जाम करोगे। एग्जाम, अभी एग्जाम के बाद क्या करना है, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना है। ये जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पे जाके अगर आपका जो दिया गया चीजें हैं, जो डॉक्यूमेंट्स है वो अगर मैच नहीं करते तो ऑब्वियसली आपका पूरा चीज कैंसिल हो जाएगा एंड इट्स कंप्लीटली बैड थिंग, वो मतलब कंसिडर नहीं होते चीजें। ठीक है, अब सॉरी एक इंटरप्शंस के लिए। अच्छा,
इसके आगे थोड़ा बढ़ लेते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि कौन से पोस्ट के लिए बेसिकली ये हम लोग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो सबसे पहले ग्रेजुएट के अंदर 5 पोस्ट का सिलेक्शन होगा। सबसे पहले आपका चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, वो जो टीटी के ऊपर जो आपका होता है, जो टिकट कलेक्टर्स के ऊपर होते हैं, जो उनके मान लीजिए कुछ जोनल हेड्स होते हैं टिकट कलेक्टर, टिकट सर्विस सुपरवाइजर के, उनके पोस्ट के लिए बहुत ही अच्छा पोस्ट है, ये इसको माना जाता है। दूसरा आपका स्टेशन मास्टर का पोस्ट आ गया। स्टेशन मास्टर का पोस्ट भी बहुत ही अच्छा है। दूसरा आपका गुड्स ट्रेन मैनेजर। गुड्स ट्रेन मैनेजर के साथ साथ आपका एक और आएगा जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। ठीक है, अभी देखते हैं ये जो आपका 5 पोस्ट का जो सिलेक्शन हो रहा है, ये किस बेसिस पे हो रहा है, इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चाहिए, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं चाहिए, वो सब कुछ डिस्कस किया जाएगा। लास्ट में एक और चीज आपको कुछ चीजें मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा, उसके साथ साथ थोड़ा बहुत अभी इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि रेलवे जो होता है, रेलवे बहुत जोन्स में डिवाइडेड है, बहुत सारे जोन के अंदर डिवाइड है। तो ये जोन के अंदर ये एग्जाम कंडक्ट करते हैं। ठीक है, वो जोन को फॉलो करना बहुत जरूरी है। ये पूरे नोटिफिकेशंस के अंदर पूरा डिटेल्ड जोन अलग अलग करके अलग अलग उनका रेस्पेक्टिव वेबसाइट के साथ साथ दिया गया है, तो उनको भी फॉलो करना है। ठीक है, तो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे आपका और क्या क्या बोल रहे हैं नोटिफिकेशंस के अंदर। अच्छा, यहाँ पे एक नजर हम आपका वैकेंसीज के ऊपर एक बार डाल लेते हैं, क्योंकि एग्जाम दे रहे हैं तो थोड़ा वैकेंसीज के ऊपर नजर डालना जरूरी है। अच्छा, ग्रेजुएट पोस्ट के लिए यहाँ पे मेंशन किया गया कि आपका एजेस कितना होगा। एजेस मतलब आपका 2025 के 1 जनवरी के अंदर ये मापा जाएगा कि अगर आपका एज 18 से 36 साल है, इसके 36 साल के अंदर कभी ऐसे मत सोचिएगा कि 36 साल के बाद रिलैक्सेशन, नहीं, 36 साल के अंदर ऑलरेडी 3 साल का रिलैक्सेशन हो रहा है, जो आपका ये पूरे डिटेल नोटिफिकेशन के अंदर दिया गया है कि जो आपका कैटेगरीज वगैरह हैं, इन सब के जो रिलैक्सेशन आते हैं अपार्ट फ्रॉम जनरल कैंडिडेट को छोड़ के, वो भी इसके अंदर ही है। तो 13 से 36 ईयर तक आपका टोटल है। मैं फिर भी अभी थोड़ा बता देता हूँ आपको। जो जनरल कैंडिडेट है, जनरल कैंडिडेट के लिए आपका बेसिकली आता है 18 से 33 साल तक। ठीक है, और बाकी जो आपका ओबीसी, जो नॉन क्रिमिलियर है, एससी, फिर एसटी, ये फिर वो पीडब्ल्यू सॉरी डिसेबिलिटीज वाले, इन सब के होते हैं आपका 18 से 36 साल तक, मतलब थोड़ा रिलैक्सेशन आपको मिल जाते हैं। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते देखते हैं कितना नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, क्या पोस्ट है, कितना लेवल का सीपीसी या फिर कमीशन मिल रहे हैं हमको। पहला जो अच्छा पोस्ट मैंने बोला था आपका, जो टिकट सुपरवाइजर था, वहां पे जैसे लेवल 7 पे कमीशन, लेकिन इनको अभी भी 6 पे कमीशन मिल रहा है, पता नहीं क्यों, बट अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ये कमीशन आया हुआ है कि रेलवे को अभी सारे 6 पे कमीशन ही मिल रहा है और इनका सैलरी आ रहा है 35,400 रुपए। स्टेशन मास्टर के भी सेम है, सबका लेवल कमीशन सेम है। लेवल कमीशन सेम के हिसाब से आपका पहला 2 वैकेंसी जो स्टेशन मास्टर और चीफ टिकट सुपरवाइजर, इन दोनों का 35,400 35,400 है। गुड्स ट्रेन मैनेजर का 29,200 है और जूनियर अकाउंटेंट कम टाइपिस्ट का 29,200, सीनियर क्लर्क का कम टाइपिस्ट का 29,200। ठीक है, अच्छा लास्ट में आपका एक और रखिएगा यहाँ पे, जो गुड्स ट्रेन मैनेजर एंड जो ये कम टाइपिस्ट, सीनियर क्लर्क एंड अकाउंटेंट, इनका बेसिकली अभी 5th पे कमीशन चल रहा है। ठीक है, इसके हिसाब से ये सैलरी डिसाइडेड है। अच्छा, इसके बाद रेलवे बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करता है, वो है मेडिकल एग्जामिनेशन। मेडिकल एग्जामिनेशन वेरी इंपॉर्टेंट। आपका अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग मेडिकल बैरियर्स हैं। जैसे आपका अगर आप टिकट कलेक्टर या सुपरवाइजर को आपको प्रेफरेंस देते हो तो यहाँ पे आपका B2 कैटेगरी का मेडिकल सुपरविजन या मेडिकल एग्जाम क्लियर करना है। स्टेशन मास्टर के लिए A2 और बाकी गुड्स मैनेजर के लिए A2 एंड रेस्ट ऑफ कम टाइपिस्ट के लिए C2 C2। अभी ये जो A2 B2 C2 ये जो है, ये मेडिकल एग्जामिनेशन है क्या 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 इसमें इसके अंदर चेक किया जाएगा, वो ऑब्वियसली हम लास्ट में देख लेंगे। ठीक है, अभी जो प्रिस्क्राइब्ड एज है, जो मैंने बोला कि 1 जनवरी 2025 के हिसाब से आपका अगर जनरल कैंडिडेट का हम देखें तो यहाँ पे 18 से 33 साल, 18 से 33 साल, बेसिकली दीज आर ऑल 18 to 33 इयर्स, लेकिन जिनको रिलैक्सेशन प्रोवाइडेड है उनके लिए 18 से 36 साल। वैकेंसीज है, पहले आपका जो टिकट सुपरवाइजर के लिए देखें तो 1736, फिर आपका स्टेशन मास्टर के लिए 994, फिर आपका गुड्स ट्रेन मैनेजर के लिए 3144, जूनियर अकाउंटेंट कम टाइपिस्ट के लिए 1507 और आपका सीनियर क्लब टाइपिस्ट के लिए 732। ये टोटल हो गया आपका 8113। ठीक है, इसके साथ साथ अगर आप थोड़ा नजर हम इस चीज में डालते हैं
कि अच्छा, हम फॉर्म फिलअप करने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। और ये जो आपका मोबाइल नंबर है, मैं यहाँ पे अभी थोड़ा बता देता हूँ। मोबाइल नंबर है कि बहुत सारे लोग यहाँ पे मिस्टेक करते हैं। मोबाइल नंबर आपके आधार के साथ लिंक होना चाहिए, नहीं तो रजिस्ट्रेशन नहीं होंगे, नहीं तो आप कभी भी रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे मोबाइल नंबर जो आधार के साथ लिंक होना है, और ये दोनों तभी तुरंत ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन, आप जब अकाउंट का रजिस्टर करोगे, जब सिंपल अकाउंट रजिस्टर होगा, आपका अकाउंट रजिस्ट्रेशन के टाइम में ये आपका पूरा वेरीफाई करवा दिया जाएगा। ठीक है, अगर इनकेस वेरिफिकेशन या ओटीपी नहीं आते, ये इसको बहुत नज़र से देखना। वो मेल और आपका फ़ोन नंबर, जो आधार लिंकिंग फ़ोन नंबर है, इनका अलग से तो ओटीपी आएंगे। अगर ओटीपी नहीं आ रहा है तो आपका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, इनकेस आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, तो आपका फॉर्म फिल भी नहीं होगा, फॉर्म फिलअप भी नहीं होगा। ठीक है, चलो इसके आगे थोड़ा बढ़ जाते हैं, और इसके आगे ये देखेंगे कि हमारे यहाँ पे एग्जामिनेशन के कितने स्टेजेस होते हैं। एग्जामिनेशन के स्टेजेस के हिसाब से यहाँ पे देखो ऑलरेडी बोला गया है कि सीबीटी जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, उस दो स्टेज में ये डिवाइडेड है, स्टेज 1 एंड स्टेज 2, मतलब सीबीटी 1 सीबीटी 2। पहले आपका सीबीटी 1 होगा, ठीक है, और बाकी जो एग्जाम के लिए जो प्रीलिम्स और मेंस होते हैं वैसे सीबीटी 1 एंड सीबीटी 2। उसके बाद क्या होगा, कंप्यूटर एप्टीट्यूड टेस्ट होगा सीबीएटी, और उसके बाद या फिर टाइपिंग स्किल टेस्ट। अभी जो डिपार्टमेंट के लिए जो आपका उनके हिसाब से जो रिक्वायरमेंट है, वो सीबीटी 1 एंड 2 के बाद वो कंडक्ट करवा लिया जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो कुछ मेंशन है कि स्टेशन मास्टर के लिए आपको कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड देना है, कब, सीबीटी 1 एंड 2 के बाद। जब सीबीटी 1 एंड आपका सीबीटी 2 ऑलरेडी हो जाएगा, उसके बाद आपको कंप्यूटर बेस्ड एप्लीकेशन टेस्ट देना है। किसके लिए, स्टेशन मास्टर के लिए, अगर आपका प्रेफरेंसेस है तो। फिर उसके बाद सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और जूनियर अकाउंटेंट कम टाइपिस्ट, इसके लिए आपको टाइपिंग स्किल टेस्ट देना है। और अगर गुड्स ट्रेड मैनेजर के लिए आप बैठ रहे हो, या फिर आपका मान लो कि गुड्स ट्रेड मैनेजर के साथ साथ अगर वो जो पहले जो 6 पे कमीशन के हिसाब से जो दो आपके वैकेंसी चल रहे हैं, जो है आपका गुड्स ट्रेड मैनेजर, उसके साथ साथ सीनियर कमर्शियल टिकट सुपरवाइजर, इनके लिए आपका सिर्फ सीबीटी 1 एंड सीबीटी 2, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे एंड मेडिकल एग्जामिनेशन। अच्छा, एक चीज बता दो, ये जो आपका अलग अलग स्टेजेस ऑफ एग्जामिनेशन है कि स्टेशन मास्टर के लिए सीबीटी 1 एंड 2 के बाद ये देना है, फिर टाइपिस्ट के लिए आपका स्किल टाइपिंग टेस्ट देना है, इसका मतलब ये नहीं कि ये दोनों के बाद इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगा। नहीं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन भी होगा, लेकिन हाँ, स्टेशन मास्टर के लिए उनका रिक्वायरमेंट है कि उनके डिपार्टमेंट में कंप्यूटर एप्टीट्यूड बेस्ड चाहिए, तो इसलिए वो कंडक्ट करवा रहे हैं अलग से। और जो सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट एंड जूनियर अकाउंटेंट कम टाइपिस्ट, उनके लिए आपका टाइपिंग स्किल टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज द रीजन कि वो लोग कंडक्ट करवा रहे हैं सीबीटी 1 एंड 2 के बाद। हाँ, गुड्स ट्रेड मैनेजर और सीनियर कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर के लिए नहीं चाहिए, इसलिए इनके बाद डायरेक्टली वो डीवी या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यू कह ले, उसके बाद वो मेडिकल एग्जामिनेशन, जो आपने देखा था कि वो A2 एंड B2 मेडिकल एग्जामिनेशन क्लियर चाहिए, तो यही बस कंडक्ट करवा लेंगे। ठीक है, तो ये आफ्टर दैट डिटेल में थोड़ा देख रहे थे अभी। अच्छा, शॉर्ट लिस्टिंग में थोड़ा नजर डालते हैं। शॉर्ट लिस्टिंग कैसे होगी? शॉर्ट लिस्टिंग यहाँ पे ये बोला है कि सर सीबीटी 1 जब हो जाएगा, हमारा जब सीबीटी 1 हो जाएगा, तो सीबीटी 1 के बाद कितने लोग आगे बढ़ रहे हैं। सीबीटी 1 के बाद ये बोला है कि सीबीटी 2 के लिए 15 टाइम्स द वैकेंसीज, 15 गुना वैकेंसी का 15 गुना। इसका मतलब ये सिंपल समझ लो कि अगर आपके मान लो कि फॉर एन एग्जांपल गुड्स ट्रेड मैनेजर, ठीक है, गुड्स ट्रेड मैनेजर के लिए 100 वैकेंसी है, मान लो 100 वैकेंसी है, तो आपका जैसे सीबीटी 1 हो जाएंगे तो जितने लोग भी अप्लाई किए होंगे वो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सीबीटी 1 के बाद आपका टोटल 15 टाइम्स ऑफ 100, मान लो कि गुड्स ट्रेड मैनेजर के लिए 100 वैकेंसी है, तो इसका 15 गुना 15 into 100, 1500 लोग को बुलाया जाएगा सीबीटी 2 के लिए। ठीक है, सीबीटी 2 के लिए फिर 1500 लोग को बुलाए जाएंगे। सीबीटी 2 के लिए टोटल कितने लोग को बुलाए जाएंगे? 1500 लोग को। 1500 लोग को सीबीटी 2 के लिए बुलाए जाएंगे। आफ्टर दैट जैसे सीबीटी 2 कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या यू कह ले कि मेडिकल के लिए कितने लोग को बुलाए जाएंगे सर? उतने लोग का आपका 8 टाइम्स द वैकेंसीज। ठीक है, 8 टाइम्स द वैकेंसीज को बुलाए जाएंगे। मतलब जितना, अगर मान लो कि मेरा वैकेंसी अगर 100 लोग हैं, 100 का 8 गुना, इसको 800, टोटल 800 लोग को बुलाए जाएंगे। ठीक है, जिसके अंदर में जो बाकी ये सारे टेस्ट है, ये सारे टेस्ट 800 लोग के अंदर देंगे, फिर वैकेंसी फिल होते जाएंगे अलग अलग चीजों के लिए। ठीक है, थोड़ा अगर नेगेटिव मार्किंग के हिसाब से अगर देख ले, थोड़ा अगर नेगेटिव मार्किंग के हिसाब से देख ले, यहाँ पे नॉर्मल एग्जाम की तरह ही है कि 1/3 ऑफ द मार्क्स फॉर मेड फॉर ईच ऑफ द रॉन्ग आंसर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब थोड़ा यहाँ पे समझिए कि अगर मान लो एक क्वेश्चन आपका गलत आ रहा है, एक क्वेश्चन गलत होने में आपका बेसिकली 0.33 गलत जा रहा है, मतलब कि अगर 3 गलत कर दोगे तो 1 नंबर आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, अच्छा,
इसके आगे थोड़ा पढ़ लेते हैं। इसके आगे यहाँ पे देखिए थोड़ा आपका मेडिकल टेस्ट के ऊपर एक बार देख लेते हैं। मेडिकल टेस्ट के ऊपर क्या है कि अलग अलग जो आप जितना जितना वैकेंसी जो वैकेंसीज के हिसाब से आपका A2 देना है या A3 देना है या B2 देना है या C2 देना है, उसके हिसाब से आपको यहाँ पे थोड़ा चेक करना है, ठीक है। उसके हिसाब से यहाँ पे चेक करना है कि हर एक में आप देखिए होगे आप कि फिजिकली फिट हर एक में चाहिए, और अकॉर्डिंग टू दैट आपका यहाँ पे विजुअली एक्यूटी थोड़ा चाहिए होता है कि डिस्टेंस विजन के लिए 6/9 विदाउट ग्लासेस, नियर विजन के लिए आपका कम से कम 0.6 विदाउट ग्लासेस एंड मस्ट पास द कलर विजन इज बहुत इंपॉर्टेंट। मतलब अगर आपका कलर ब्लाइंडनेस है कि आपको गलत कलर दिखते हैं तो ऑब्वियसली आप A2 वाले मेडिकल टेस्ट के रिस्पेक्ट में जो जो वैकेंसीज है वहां पे आप रिजेक्शन हो जाओगे, ठीक है। B2 टेस्ट का देख लेते हैं जो सबसे ऊपर वाला आपका था, जो टिकट सुपरवाइजर का। यहाँ पे जैसे ऑलरेडी बोल दिया है कि 6/9 एंड 6/12 डिस्टेंस विजन का, नियर विजन का यहाँ पे बोला है कि 0.6 विदाउट द ग्लासेस पहन के भी 0.6 आना चाहिए, विदाउट की मैक्सिमम 0.6 आना चाहिए, ठीक है, ताकि क्लोज चीजें अच्छे से आप देख पाओ एंड फील्ड विजन मतलब फील्ड वर्क कर पाओ अच्छे से, ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखो थोड़ा एज लिमिट के ऊपर नजर डाल देते हैं। एज लिमिट के हिसाब से अगर यहाँ पे बोले तो देखो यहाँ पे ऑलरेडी बोला गया है कि 18 to 36 फॉर यूअर मतलब जनरल और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए यहाँ पे बोला गया है कि जिन्होंने मतलब मान लो कि 1989, ठीक है, 1989 के अगर फरवरी मतलब फरवरी के पहले तारीख के अगर पहले इन्होंने जन्म लिया है तो ऑब्वियसली दिस इज नॉट फिजिबल। इसके बाद ये डेट के बाद जन्म लेना चाहिए, ठीक है। और मैक्सिमम का काउंटिंग होगा ये 1 जनवरी 2025 के हिसाब से। अगर आपका 18 से 36 के बीच में आपका एज आ रहा है तो ऑब्वियसली आप एग्जाम के लिए एलिजिबल हो। और बाकी रिलैक्सेशन कैटेगरी कौन से है, अगर नॉन क्रीमी लेयर आपका ओबीसी के लिए देखें तो 3 साल, ST SC के लिए 5 साल, एक सर्विसमैन जो ऑलरेडी रह चुके हैं उनके लिए जैसे 3-3 साल का है, ठीक है। बाकी यहाँ पे जो है ये सारे डिसेबिलिटीज का आप एक बार नजर मार लीजिएगा। और बाकी थोड़ा बहुत आपको छूट मिला है, ये जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के अंदर अगर कोई काम कर रहे हैं तो उनके लिए भी थोड़ा बहुत छूट है एजेस में, तो ये थोड़ा एक बार चीजें आप देख लीजिए। इसके बाद है आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऑब्वियसली ग्रेजुएट है तो कम से कम आपको ग्रेजुएट तो होना ही चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसके बाद नहीं तो आप एक्चुअली अप्लाई नहीं कर पाओगे, दैट इज द मेन थिंग। इसके बाद थोड़ा फीस के ऊपर नजर डालते हैं। फीस का ये बोला है कि जितने सारे जेनेट वाले लोग हैं, जेनेट वाले लोग को आपको 500 मिलेंगे, ठीक है। 500 मिलेंगे मतलब 500 का आपका फीस है। अच्छा, इसके बाद बाकी जैसे जो फिजिकल डिसेबिलिटीज है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है, एक सर्विसमैन है, ST SC माइनॉरिटीज है, कम्युनिटीज है, ये सबके लिए आपका 250। मतलब सीधा बात अगर बोले तो अगर आपका कैटेगरी जनरल है और बॉयज है, लड़के ध्यान रखना, जनरल एंड बॉयज उनके लिए 500, बाकी सबके लिए 250, ठीक है। अच्छा, मोड ऑफ पेमेंट क्या क्या है। मोड ऑफ पेमेंट जैसे हम बाकी जगह पे करते हैं, UPI वगैरह सब कुछ है आपका, बैंक स्टेटमेंट भी, बैंक अकाउंट भी, डायरेक्टली इंटरनेट बैंकिंग भी वो लोग अलाउ कर लेते हैं। अच्छा, इसके बाद ऑलरेडी मैंने ऑनलाइन क्लोजिंग डेट के बारे में पहले बोल दिया है। और अगर थोड़ा आपका नीचे चले जाए, आप अगर जैसे ही PDF आपको मिल जाएंगे और डाउनलोड डिस्क्रिप्शन सेक्शन के अंदर उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। और जैसे आप थोड़ा बहुत अगर नीचे चले जाओगे तो आपको यहाँ पे डिटेल वे में सब कुछ दिया हुआ है रिगार्डिंग क्या क्या होना चाहिए आपका मेडिकल टेस्ट के अंदर क्या क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सब कुछ इम्पोर्टेंट है। और उसके साथ साथ एक और भी चीज़ें इम्पोर्टेंट है कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस कैसे हो रहा है। कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस मतलब कि ऑनलाइन एप्लीकेशन जो चीज़ें हैं वो अकाउंट कैसे बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद सर ऑनलाइन फिलअप कैसे करते हैं, ये सब के ऊपर हम डिस्कस करेंगे अगले वाले वीडियोस में। एक बार थोड़ा देखना, आपको सब कुछ के बारे में पता लग जाएगा। थोड़ा एग्जामिनेशन पेपर के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। जो फर्स्ट स्टेज ऑफ CBT होंगे वहाँ पर आपका टोटल टाइम होगा 1.5 घंटा या फिर 90 मिनट्स। जनरल अवेयरनेस का जो है उसके अंदर में 40 क्वेश्चन आएंगे और मैथमेटिक्स के अंदर 30 क्वेश्चन और जनरल लैंग्वेज या फिर रीजनिंग के अंदर 30 क्वेश्चन। टोटल क्वेश्चन है 100 का 120 मतलब एक्चुअली टोटल है आपका 120 मिनट्स आपको इसमें मिलेंगे, ठीक है। एंड द एग्जामिनेशन ड्यूरेशन विल बी 120 मिनट्स फॉर द एलिजिबल PWD कैंडिडेट्स, ठीक है। एलिजिबल PWD कैंडिडेट्स के लिए 120 मिनट होंगे, फाइन।
उसके बाद आपका नेगेटिव मार्किंग के बारे में ऑलरेडी हमने बता दिया है। मैथ्स के अंदर यहाँ पे थोड़ा बहुत सिलेबस है। सिलेबस के अंदर जैसे मैथ्स के अंदर आपका नंबर सिस्टम है, डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ के ऊपर सारा कुछ क्वेश्चंस है। और बाकी प्रॉफिट एंड लॉस, अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, थोड़ा बहुत एडवांस मैथमेटिक्स भी है, ट्रिगोनोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स। अच्छा, एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स के अंदर ज़्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये बेसिकली मीन, मीडियन और मोड का है, नथिंग एल्स। मीन, मीडियन, मोड जान लोगे, बस खत्म है आपका। ठीक है, बाकी अगर यहाँ पे थोड़ा बहुत देखें आपका जनरल इंटेलिजेंस या डीआई के बारे में, यहाँ पे एनालॉजिस, कंप्लीशन ऑफ नंबर्स, डेटा सफिशिएंसीज उतना नहीं आते। यहाँ पे डिसीजन मेकिंग के ऊपर थोड़ा बहुत चीज़ें आते हैं। फिर आपका सिमिलरिटीज, कोडिंग, डिकोडिंग के ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन देते हैं वो लोग। रिलेशनशिप या फिर इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है, वो है ब्लड रिलेशन। ठीक है, इसके ऊपर से आते हैं। जनरल अवेयरनेस, दिस आर इम्पोर्टेंट। जनरल अवेयरनेस थोड़ा ढंग से देख के जाना। जनरल अवेयरनेस आपको थोड़ा अगर देख के जाओगे, जनरल साइंस, फिर आर्ट्स, बाकी करंट अफेयर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। करंट अफेयर्स देख लेना। अच्छा, ये बीच में मैं खाली एक चीज़ आपको बोलना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पे बहुत ही जल्दी आपका फ्री में, जैसे मैथ्स का कोर्स, रीजनिंग का कोर्स और जनरल अवेयरनेस का कोर्स, मैथ्स का कोर्स और फिर आपका ये जनरल इंटेलिजेंस का कोर्स, ये सब कुछ आपका यूट्यूब में फ्री में मिलेंगे। तो एक बार यूट्यूब में आप फॉलो कर लीजिएगा विवास वन एजुकेशन चैनल को। विवास वन एजुकेशन चैनल को वहाँ पे सब्सक्राइब करके एक बार बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि जैसे ही आपको ये प्लेलिस्ट बना के हम लोग डाल दें, आपको फ्री में आप उस चीज़ को अवेल कर पाओ एंड आपके जो कम्पिटेटिव एग्जाम जितने भी आने वाले हैं अभी, सब में आपको हेल्पफुल करें। ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो ऑलरेडी मैंने बताया था कि स्टेज 1 के बाद स्टेज 2 में आपका 15 गुना वैकेंसी का 15 गुना आपको बुलाया जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे थोड़ा बहुत आपका चेंजेस है, टाइम सेम रहने वाला है, लेकिन जनरल अवेयरनेस में थोड़ा क्वेश्चन बढ़ा दिया, मैथमेटिक्स में 5 क्वेश्चन बढ़ा दिया, रीजनिंग में 5 क्वेश्चन बढ़ा दिया। पहले जो 100 क्वेश्चन का आता था, अभी 120 क्वेश्चन का आएंगे। ठीक है। अच्छा, बाकी आपका नेगेटिव मार्किंग सेम है, यहाँ पे पूरा सिलेबस दोबारा दिया गया है, एक बार उसको अच्छे से देख लीजिएगा। एंड अलॉन्ग विद दैट आपका यहाँ पे चीज़ें ये हैं कि अप्लाई के टाइम में थोड़ा आप ध्यान रखना होता है कि इसके बाद वाले वीडियोस में और भी इलैबोरेटली ये हाउ टू अप्लाई वाला सेक्शन में दिखाऊंगा। यहाँ पे आपका सिग्नेचर के ऊपर कि सिग्नेचर क्या होता है, कि सिग्नेचर में आपको कितना डायमेंशन रखना चाहिए, इसको देखना है। और दूसरा आपका जो फोटोग्राफ है, ठीक है, आपका जो फोटोग्राफ है, फोटोग्राफ का भी आपका डायमेंशन के ऊपर बहुत अच्छा नजर रखना है। जैसे यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किया गया है, इसको एक बार थोड़ा डिटेल्स में देखेंगे। अपलोड करके रियल में एक फॉर्म फिलअप करेंगे, इसको एक बार अपलोड करके हम देखेंगे, ताकि आप लोगों को भी समझ में आ जाए, अगर कुछ भी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं तो वो तुरंत सॉल्व कर पाए। ठीक है। तो ये जो पूरा डिटेल्स नोटिफिकेशन है, ये डिटेल नोटिफिकेशन हमें आपका हमारे चैनल का जो ये वीडियो के अंदर जो डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन के अंदर हम डाल देंगे, उसको एक बार डिटेल्स में पढ़िएगा, एक बार डिटेल्स में देखिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो ज़रूर आपका क्वेरी सेक्शन तो खुला हुआ है, कमेंट सेक्शन में आप दबा के उसको क्वेरीज डालिए। हर एक क्वेरीज को फुलफिल किया जाएगा, हर एक क्वेरीज को रिप्लाई किया जाएगा। एंड डेफिनेटली एक बार आप आगे चल के हमारे चैनल को फॉलो करते रहिए। यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट्स बनने वाले, अच्छे अच्छे कंटेंट्स आने वाले, बहुत सारे शॉर्टकट ट्रिक्स के ऊपर हम काम कर रहे हैं। एंड एवरीथिंग विल बी देयर जस्ट फॉर यू, ताकि आप लोग सेटिस्फाई रहे, आप लोग एग्जाम में अच्छा कीजिए। और दुआ है कि इस बार बहुत सारे वैकेंसीज निकले हैं, तो अगर कोई इंसान अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं और अगर विवास वन एजुकेशन फाउंडेशन चैनल के साथ जुड़े हुए हैं तो सिलेक्शन पक्की है। ठीक है। तो अगले वाले वीडियोस में हम पूरा डिटेल्स फॉर्म फिलअप करके प्रैक्टिकल करके आपको दिखाएंगे। उसके लिए तो बहुत जल्दी हम आ रहे हैं। और चैनल को फॉलो करते रहिए, बेल आइकन को एक बार दबा लीजिएगा और सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, ताकि एटलीस्ट वो मोटिवेशन और वो प्रेरणा मिल सके कि चलो आगे चल के हम इसको थोड़ा बहुत आगे बढ़ा ले, आपके लिए हेल्प कर दीजिए। क्योंकि फ्री में चीज़ें बढ़ रहे हैं तो आपको यहाँ पे ज़्यादा पैसे लगाने की ज़रूरत है नहीं। यूट्यूब इज़ ऑल अबाउट फ्री थिंग। और फ्री नहीं तो मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ही आपको फेंका हुआ चीज़ें आपको मिलेंगी, नहीं, बहुत ही उम्दा चीज़ें मिलेंगे, बहुत ही अनोखी चीज़ें मिलेंगे। एक एक करके हम वीडियोज़ अपलोड करेंगे, तो उसके लिए प्लीज़ यहाँ पे जुड़े रहिए और जारी रखिए अपना प्रिपरेशन। बेस्ट ऑफ लक। सो नोटिफिकेशन देखना हो गया कंप्लीट, अब करने पड़ेगा अच्छा करके तैयारी। सो विवास वन तुम लोगों के लिए आ गया है, विवास वन रेलवे क्रैश कोर्स कवर्ड ऑल रेलवे एग्जामिनेशन। दिस क्रैश कोर्स ओनली फॉर 3 months, ओके। सो ये क्रैश कोर्स में तुम लोगों को मिल जाएगा अनलिमिटेड मॉक सीरीज, डाउट सेक्शन अलग करके, और अनलिमिटेड स्टडी मटेरियल और हम लोग का सपोर्ट। सो फॉर मोर डिटेल्स नीचे दिए गए नंबर पे तुम लोग कॉल कर लो और विजिट सिलीगुड़ी कॉलेज का ऑपोजिट पे विवास वन एजुकेशनल फाउंडेशन का ऑफिस है। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन।